रखने वाला टॉपिक बनने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको लगभग 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अपने आप में इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आखिर हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करना है, किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट। Along with that, we are also going to discuss some questions based on reading comprehension. हम reading comprehension से related कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे भी करने वाले हैं डिस्कशन। कंप्लीट पैसेजेस को हम और आप मिलके यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपसे, दैट इज व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आखिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या? डू यू हैव एनी आइडिया? डू यू हैव एनी आइडिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? Like basically we have just provided a particular passage। हमारा एक पर्टिकुलर पैसेज रहता है और उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं पैसेज के बेस पे, ठीक है। हमें जो आंसर करना है पैसेज का, वो क्वेश्चंस का, वो पैसेज के अकॉर्डिंग करना है। लाइक जब हम 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते थे तो इंग्लिश का पेपर 2 होता था, उसमें एक अनसीन पैसेज आता था, याद है आप सबको? आप लोगों का एक अनसीन पैसेज भी रहता था, तो वहां पे हम लोग कैसे सॉल्व करते थे उस पैसेज को, बताइए जरा। किस तरह से सॉल्व करते थे हम उस पर्टिकुलर पैसेज को, जो अनसीन पैसेज आया करता था हमारा? हम क्या करते थे वहां पे, क्वेश्चन से कीवर्ड निकालते थे, पैसेज में मैच कराते थे। लाइक इस क्वेश्चन का आंसर यहां से यहां तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5, लाइक दैट। ऐसा किया है आप लोगों ने कभी पहले? लाइक पूरे पैसेज को ही धीरे धीरे कट पेस्ट करके नीचे लिख दिया, सॉल्व हो गया अनसीन पैसेज। इस तरह से किया है? किया है, हम लोगों ने किया है बचपन में, 6th 7th क्लास में सबने किया है ये सब, ठीक है। एक्चुअल में यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है हमारी लाइफ की। हमने उस टाइम पे जो पैसेजेस सॉल्व किए, वो क्या किए, कीवर्ड निकाल निकाल के मैच करा करा के सॉल्व किए पैसेजेस। लेकिन अब मैं अगर एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में इस तरह से आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट रीडिंग। आपसे मेन आइडिया से बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा एग्जामिनर। नाउ टेल मी वन थिंग, जब इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें कहां से कीवर्ड निकालोगे आप? आपसे थीम पूछेगा, मेन आइडिया पूछेगा, टाइटल पूछेगा, कैसे थीम निकालोगे आप पैसेज की? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। कि अब इस तरह से अगर कोई कॉम्प्रिहेंशन आएगा, हाउ वी नीड टू टैकल दैट कॉम्प्रिहेंशन। सो बेसिकली सबसे पहले रीडिंग करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लाइक हमें बिल्कुल थ्रू रीडिंग में जाना है। भाई हमारे पास टाइम कम है अभी, तो हमारे पास कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम पैसेज को टैकल आउट करें, और कुछ हमारी एफर्ट। स्ट्रेटजी और एफर्ट जब मिलेगी एक साथ, तब वो सक्सेस ऑटोमेटिक बन जाएगी। अगर हमारी राइट एफर्ट राइट स्ट्रेटजी के साथ है तो वो सक्सेस में कन्वर्ट हो ही जाती है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले पैसेजेस मैंने आपको दिए हुए हैं, कैसे करने हैं उस पर हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन अब देखो, मैं कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूं आपको, किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है। कुछ की पॉइंट्स दे देता हूं, फिर डायरेक्ट हम पैसेज सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये टॉपिक्स ऐसे हैं, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे हैं जो बेस्ड ही प्रैक्टिस पे है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस पे ही बेस्ड हैं। तो सबसे पहले जब भी हम आरसी करेंगे, जब भी हम आरसी करेंगे तो हमें किस किस तरह के क्वेश्चंस
मिलेंगे। लाइक सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको मिलेंगे इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस। इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस का मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका कीवर्ड निकाल के आप पैसेज से मैच करा के कर सकते हो। सबसे पहले इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस हो गए हमारे फर्स्ट टाइप के। दूसरा हमारा हो गया वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस। पहला हमारा इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस हो गया, दूसरा हमारा वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। सेकंड थर्ड वाला पार्ट जो है वो हो गया हमारा इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इस कैटेगरी में वो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं लाइक कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चंस इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस में ही आ जाते हैं। आपके जो थीम वगैरह पूछी जाती है आपसे वो भी इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। अगला क्या है आपका फोर्थ, टाइटल और मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चन। टाइटल या मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस, बेसिकली आपको ये टाइप मिलते हैं। कभी कभी आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा हट। बेस्ड क्वेश्चंस है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं फिर चलते हैं पैसेज की ओर। सबसे पहले इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस। ये जो पार्ट है सबसे इजी पार्ट है आपके एग्जाम का, क्योंकि इसको आप पैसेज से एसोसिएट करके कर सकते हैं। इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस है इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है? जो पैसेज में इंफॉर्मेशन गिवन है उससे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दैट आर कॉल्ड इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस और डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो डायरेक्टली पैसेज से इंफॉर्मेशन आपने ड्राइव की है तो आप क्वेश्चन का कीवर्ड निकाल के ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन का कीवर्ड निकाल के ऐसे पैसेज को आसानी से कर सकते हो। तो ये हो गए आपके इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस। अगला आपका हो गया वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस। वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो गए हमारे? वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है जरा बताओ। पैसेज में ही एक पर्टिकुलर वर्ड हाईलाइटेड रहता है और वहां पे आप उसको सैनोनिम या एंटोनिम बता रहे होते हैं। बताओ कैसे करेंगे वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस को? वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? अच्छा, वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस में हमें क्या लगता है, लाइक मैं आपको बताऊं, रियलिटी बताता हूं क्या है। जब भी हम वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन कभी बनी कि बिल्कुल नया वर्ड है आपके सामने, लाइक आपने उस वर्ड को दुनिया में पहली बार देखा है, बिल्कुल हरा भरा वर्ड। हरे भरे का मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल नया नया। जैसे ही आपके सामने आया, ये क्या स्लटिश टाइप का कुछ दिया हुआ है, फिल्थी टाइप का कुछ दिया हुआ, लाइक जनरली हम उन वर्ड्स को नहीं पढ़ते, इस तरह का वर्ड हमारे सामने या हमें नहीं आता उस तरह का वर्ड। स्लटिश या फिल्थी मीन्स क्या होता है वैसे? स्लटिश एक वर्ड मैंने बोला है, स्लटिश। और एक और वर्ड मैंने बोला है फिल्थी। स्लटिश और फिल्थी मीन्स क्या होता है? लाइक स्लटिश घिनौना, मतलब किसी ने बड़े घिनौना अपराध किया है, स्लटिश क्राइम किया है। फिल्थी, फिल्थी का मतलब होता है अश्लील, किसी की अश्लील हरकतें हैं, अश्लील आदमी है, मतलब लाइक दैट। फिल्थी अश्लील, स्लटिश घिनौना। समझ गए ना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? तो ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएट कर जाएंगे वर्ड्स। स्लटिश फिल्थी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। स्लटिश वर्ड आया हुआ है, ऑप्शन में आपको फिल्थी मिल रहा था, वो हमें पिक करना था। ठीक है, अभी यहां पे आ जाते हैं वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना है। दैट इज द क्वेश्चन। कभी कभी वर्ड बहुत टफ मिल जाएगा, आपको लगेगा ये मुझे नहीं आता है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। कभी कभी वर्ड बहुत इजी आ जाएगा, आपको लगेगा ये भी किसी को नहीं आएगा क्या, ये लो।
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे एक वर्ड आया है, मान लीजिए हैंडसम। हैंडसम वर्ड आपके पैसेज में आया हुआ है। अब उसके लिए आप कैसा वर्ड चूज करेंगे सिनोनिम में, पॉजिटिव या नेगेटिव? हैंडसम वर्ड आया हुआ है, उसके लिए कैसा वर्ड चूज करेंगे आप, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो। बेसिकली माइंड में क्या है, देखो 130 मेंबर्स लाइव है यहाँ पे। इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हमें मिलके सीखना है। ये वन वे नहीं, टू वे क्लास होनी चाहिए। लाइव सेशन है आपका, तो हम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रहे, हमें सीखना है। क्योंकि हमें सक्सेसफुल होना है हमारे वेंचर में, जो हमने डिसाइड किया है। तो इंटरेक्टिव बनाना मेरी और आपकी, हम दोनों की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मीनिंग है इसका। पॉजिटिव मीनिंग है इसका। अब मान लीजिए सेंटेंस में जहां पे हैंडसम यूज हुआ है, वो कुछ ऐसे यूज हुआ है, लाइक स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। देयर वॉज हैंडसम नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू फ्लड इन दैट एरिया। देयर वॉज हैंडसम नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू फ्लड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अब ध्यान से समझना इस चीज को। मतलब जो हैंडसम नंबर ऑफ डेथ्स, किसकी वजह से, फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से, उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा डेथ्स हो गई। अब यहां पे जो हैंडसम नंबर ऑफ डेथ्स मैं बोल रहा हूं, ये मौत को बता रहा है सामने वाले की। लोग जो मारे गए उनकी बात कर रहा है, बहुत ज्यादा लोग मारे गए, हैंडसम नंबर ऑफ डेथ्स। अब ये क्या है, इज इट हैविंग पॉजिटिव सेंस? सोचो, प्रैक्टिकली सोचो इस बात को। क्या ये पॉजिटिव सेंस रख रहा है? नो, नॉट एट ऑल। तो हमारी नॉलेज के बेस पे जो हम वर्ड को पिक कर रहे हैं ना, वो जनरली हम गलत ही कर देते हैं एग्जाम में। अगर कोई बहुत इजी वर्ड आ जाए जो आपको अच्छे से पता है, फिर भी स्टेटमेंट को देखना है, पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर पिक करना है। अगर कोई बहुत टफ वर्ड आ जाए जो आपको नहीं पता है, फिर भी आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर पिक करना है। प्रैक्टिकली समझ रहे हैं मेरी बात को आप? से वहां पे आपकी वोकेब का अपने अकॉर्डिंग, वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चंस के आप आंसर नहीं करेंगे। भले ही वो वर्ड बहुत इजी है, मॉडरेट लेवल का है, टफ लेवल का है, इट डजेंट मैटर्स। उसका आंसर आपको पैसेज के बेस पे देना होगा। ठीक है, पैसेज के बेस पे देना होगा। ठीक है, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सिर्फ टॉपिक को कवर नहीं करना है, हमें सीखना है। तो जितना कवर हो जाएगा उतना करते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे पहले भी आपका मॉक पेपर पूरा कवर हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए जाके। तो वहां पे हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी एक बात की थी, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, इन सारे सेक्शंस पे हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट सेशन में हमने पैरा जंबल्स पे पूरा डिस्कशन किया, और आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट। ठीक है, चलिए। अब इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए हमें रीडिंग एबिलिटी की बहुत जरूरत है। वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चंस पैसेज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही करने हैं। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरी है क्या, जरूरी है रीडिंग। ट्रू या फॉल्स आप कैसे बताओगे, लाइक ट्रू या फॉल्स आप किस तरह से बताओगे? उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेटमेंट को अलग अलग, जो भी कन्वे कर रहा है मीनिंग, उसको पैसेज से मैच कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी रीडिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे आपको कोर रीडिंग करनी पड़ेगी। और अगर लाइक आपको ऐसा लग रहा है, मैं आपको बताऊं, तो अगर आप 2x3 मेथड का यूज कर दीजिए। 2x3 मेथड क्या होता है पता है?
2/3 मेथड इसे बोलते हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हैं ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट चीजों में ज्यादा मेहनत ना करके, अगर एक सेक्शन से 10 क्वेश्चंस हैं तो अब 2/3 इसका करो जरा, 6.66 के समथिंग आएगा। यही आएगा ना। मैथमेटिक्स आप लोग तो पढ़ते होगे, मैं तो पढ़ते ही नहीं हूँ, इंग्लिश ही पढ़ाता रहता हूँ आप लोगों को, तो ऐसे ही आएगा कुछ। ठीक है, तो अब अगर आपका लगभग 7 का स्कोर है आउट ऑफ 10, लगभग 7 का स्कोर है आउट ऑफ 10, तो ये आपका एक अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 10, मतलब 70%। 2/3 मेथड मतलब 70% तक आप एफर्टलेसली अगर तेजी से कर पा रहे हो तो पहले वो करो। मैं आपसे यही कहूंगा कि कभी किसी क्वेश्चन में उलझना मत, क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं चल रहा है मुझे तो सही करके ही दिखाना है इस क्वेश्चन को, हद है। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है और उतनी देर में आप 2 और क्वेश्चन कर सकते हो, देन लीव इट। समझ रहे हो ना, लास्ट में करेंगे ना, लास्ट में टाइम बचेगा तब करेंगे। एक क्वेश्चन को कभी भी करने के चक्कर में लाइक ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए आपका एग्जाम में, कि ये तो डीआई का क्वेश्चन है, इसने मेरी ईगो को हर्ट कर दिया, अब तो मैं इसे करके ही रहूंगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आर यू गेटिंग दैट? आर यू गेटिंग दैट? तो बेसिकली जब भी आप क्वेश्चंस को कर रहे हो, याद रखना इस चीज को, शुरू में स्टार्टिंग में पेपर की आप सिर्फ वो क्वेश्चन कर रहे होगे जो आपको अच्छे से आते हैं, स्पीड में करना है चीजों को। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे जाएंगे जो मॉडरेट लेवल के हैं, जो आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे जाएंगे जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है, जिन पे आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, उन पे जाएंगे। मतलब इजी लेवल का कोई भी क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, चल। टाइटल और मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये काफी दुखी करते हैं। जैसे आपसे टाइटल पूछा जा रहा है लाइक पर्टिकुलर पैसेज का, या मेन आइडिया पूछा जा रहा है, तो यहां पे थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करते हैं ना हम लोग, यस और नो? टाइटल और मेन आइडिया में हम चैलेंजेस फेस करते हैं। सारे पीडीएफ मिल जाएंगे हितेश, डोंट वरी, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आज ही मिल जाएंगे सारे पीडीएफ। ठीक है, चलिए। टाइटल और मेन आइडिया में क्या प्रॉब्लम रहती है, लाइक टाइटल और मेन आइडिया को कैसे अप्रोच करना है? अक्सर ऐसा होता है कि जब हम टाइटल या मेन आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, तो वहां पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं लगभग सारे करेक्ट लग रहे होते हैं, यस और नो? लाइक जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें पैसेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात चल रही है, तो हमें क्या लगता है कि लाइक फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, लाइक एक दो हमने एलिमिनेट भी कर दिए, तो एक दो में कंफ्यूजन रहता ही है, और उस कंफ्यूजन के साथ ही हम अपने आंसर को पिक करते हैं, यस और नो? और अक्सर आंसर गलत भी हो जाता है। टाइटल या मेन आइडिया पूछा जाता है जब पैसेज का, अब करना कैसे है, दैट इज द क्वेश्चन। टाइटल क्या है? टाइटल का टाइटल को डिराइव करने का या मेन आइडिया को डिराइव करने का बेस क्या होगा? चलो एक कहानी बता रहा हूं, लास्ट में आपको टाइटल बताना है, लास्ट में आपको टाइटल बताना है। जो ये मैं कहानी आपको बता रहा हूं, ये एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के पेपर में आई थी। ठीक है, 2017 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का, 9 AM का, उसमें ये पूछा गया था आपका पैसेज। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं पैसेज को, स्टोरी बता रहा हूं, आपको लास्ट टाइटल बताना है। ठीक है, आपको लास्ट में इसका टाइटल बताना है। ठीक है, देयर वर टू बेगर्स, दे वर बेगिंग इन द लॉस एंजल्स। मतलब दो भिखारी थे, दो बेगर्स थे, वो लॉस एंजल्स में रोड पे बेगिंग कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। उनमें से एक के पास बेगिंग करने का लाइसेंस था, दूसरे के पास नहीं था। लाइक कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे बेगिंग करने के लिए, भीख मांगने के लिए भी एक पर्टिकुलर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बेगिंग के लिए भी बेगिंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। कई कंट्रीज ऐसी हैं। तो लॉस एंजल्स मतलब वहां बेगिंग के लिए भी लाइसेंस की जरूरत है, यहाँ तो कोई भी कैसे भी, खैर छोड़ो। तो अब यहाँ पे
टू बेगर्स वहां पे बेगिंग कर रहे थे रोड के। वो पर्सन उठा और उसने भागना शुरू कर दिया। पुलिस ऑफिसर जस्ट चेज हिम। पुलिस ऑफिसर ने उसे उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और एक पॉइंट पे जाके, एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके, लाइक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, उसने उस बैगर को पकड़ लिया एंड जस्ट सैड, शो मी योर लाइसेंस। उसने उससे बोला लाइसेंस दिखाओ। उसने लाइसेंस निकाला और दिखा दिया। नाउ द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड, जब तुम्हारे पास लाइसेंस था तो तुम भाग क्यों रहे थे? जब तुम्हारे पास लाइसेंस था तो तुम भाग क्यों रहे थे? नाउ बैगर ने कहा कि मैं तो आपको देख के भाग रहा था, डर के। आप क्यों भाग रहे थे? इस तरह से उसने दूसरे बैगर को बचा लिया। इस तरह से उसने दूसरे बैगर को बचा लिया। दिस इज द स्टोरी। नाउ टाइटल क्या होगा इस स्टोरी का? व्हाट इज द टाइटल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टोरी? ऑप्शन नंबर 1, टू बैगर्स। फर्स्ट ऑप्शन है टू बैगर्स। सेकंड ऑप्शन है बैगिंग लाइसेंस। थर्ड ऑप्शन है लॉ एंड ऑर्डर इन लॉस एंजल्स। फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंडशिप। फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या जाएगा आंसर? टू बेगर्स, बैगिंग लाइसेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड इन लॉस एंजल्स, फ्रेंडशिप, नन ऑफ दीज। क्या जाएगा आंसर? 5 ऑप्शन है, इसी में से बताना है। टू बेगर्स, बैगिंग लाइसेंस, लॉ एंड ऑर्डर इन लॉस एंजल्स, फ्रेंडशिप, नन ऑफ दीज। क्या जाएगा आंसर? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। सभी फ्रेंडशिप पे जा रहे हैं। क्या मैंने पूरी स्टोरी में कहीं पे ये बोला कि वो उसका फ्रेंड है या उनकी फ्रेंडशिप है? क्या मैंने पूरी स्टोरी में ये बोला? नो। लेकिन फिर भी इसका टाइटल क्या है? फ्रेंडशिप ही है। देयर इज नो वर्ड डिस्क्राइब्ड एज फ्रेंडशिप इन द पैसेज। रियल में भी पैसेज में ऐसा कोई वर्ड डिस्क्राइब नहीं था, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या गया? फ्रेंडशिप गया। क्यों? अगर आपको टाइटल डिराइव करना है, टाइटल निकालना है किसी पैसेज का, तो बस एक क्वेश्चन का आंसर निकालिए, व्हाई। आखिर ये पैसेज यहां पे लिखा क्यों गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अगर आपने वो रीजन जान लिया, जिस बेस पे ऑथर ने वो राइट किया है, वो पीस ऑफ राइटिंग जिस बेस पे लिखा गया है, अगर आपको वो रीजन पता चल गया, आपको तुरंत पैसेज का टाइटल या मेन आइडिया पता चल जाएगा। टाइटल वो नहीं होता जो पैसेज में बार बार आता है। टाइटल वो होता है जिसके बेस पे पूरा पैसेज फ्रेम होता है। समझ गए? समझ गए ना सभी? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? Title is not such a word that is repeating again and again in the passage. It is the statement on which the whole passage is based. Got it? Done? चलिए अब बढ़ जाते हैं पैसेज की सॉल्विंग पे। कुछ पैसेजेस सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें टैकल आउट करना है। सभी को क्लियर है यहां तक चीजें? डन? हाँ, ऑथर का जो मोटिव है स्टोरी का, वही तो टाइटल है। लाइक मेन आइडिया क्या है, जो उसका पर्टिकुलर मोटिव है राइट डाउन करने का उस पीस ऑफ राइटिंग को, लाइक दैट। समझ गए ना? चलिए
सो अब पैसेजेस पे चलते हैं। छोटा सा पैसेज पहले करेंगे, फिर एक थोड़ा सा बड़ा पैसेज करेंगे। ये बड़ा सा प्यारा सा पैसेज है, थोड़ा सा साइज में भी, वैसे एक ही पीपीटी का पैसेज है, साइज में बड़ा तो नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि लाइक अगर हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये अगर बड़ा पैसेज हमें लगेगा तो कैसे होगा। अ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, मिल जाएंगे आपको मार्क्स, डोंट वरी। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें, पैसेज को पढ़ लीजिए एक बार, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है? डन। पैसेज क्या है, देखते हैं। Ever since the dawn of civilization, ever since the dawn of civilization, persons in power have tried to control एजुकेशन। मतलब सिविलाइजेशन की स्टार्ट से, डॉन मतलब स्टार्ट, सिविलाइजेशन के स्टार्ट से ही जो लोग पावर में थे उन्होंने एजुकेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। ड्यूरिंग द क्रिश्चियन एरा, एक्सलेटिक्स कंट्रोल्ड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड डिफ्यूज्ड अमंग द पीपल द गॉस्पेल ऑफ बाइबल एंड रिलीजियस टीचिंग्स। अब देखो, क्रिश्चियन एरा के दौरान क्या था, जो एक्सलेटिक्स थे, मतलब पादरी, जो मुख्य पादरी होते हैं चर्च के, उनको हम एक्सलेटिक्स से रिलेट करते हैं, ठीक है? तो जो पादरी थे, उन्होंने कंट्रोल किया एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को, और लोगों के बीच में क्या फैलाया, लाइक गॉस्पेल, मतलब सिद्धांत फैलाया किसके, बाइबल के और रिलीजियस टीचिंग से, ठीक है? मतलब लोगों के बीच में रिलीजियस टीचिंग्स फैलाई। They taught the poor people to be meek and to earn their bread with the sweat of their brow, while the priests and landlords lived in luxury. उन्होंने गरीब लोगों को क्या सिखाया, लाइक कि वो विनम्र रहें, अपनी मेहनत की कमाई खाएं, जस्ट लाइक दैट। while the priest and landlords lived in luxury, जबकि जो प्रीस्ट थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो लग्जरियस लाइफ जीते थे। गरीब गरीब ही था, अमीर और अमीर होता जा रहा था। इंग्लिश में तो पूरा पैसेज ही आपके सामने और इजी लैंग्वेज में। दिव्या, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन लाइक इन इंग्लिश में अगर डिस्क्राइब चाहता है, तो प्रैक्टिकली वो इंग्लिश में ही, और इजी लैंग्वेज है पूरी की पूरी। प्रॉब्लम उनको होगी जिनका लाइक हिंदी में, लाइक हिंदी में जिनको प्रॉब्लम है कि भाई इसका हिंदी कैसे निकालें, तो उनके लिए डिस्क्राइब कर रहा हूं। बाकी आप रीड करिए पैसेज को, जो भी पार्ट हो जो ना समझ आए वो पूछ लीजिए तुरंत, ठीक है? ड्यूरिंग द रेनेसा, रेनेसा मीन्स पुनर्जागरण, रेनेसा को रिलेट कर रहा है। एजुकेशन पास फ्रॉम द क्लचेस ऑफ प्रीस्ट इनटू हैंड्स ऑफ प्रिंस। एजुकेशन प्रीस्ट के हाथ से निकल के किसके हाथ में पहुंच गया, प्रिंस के हाथ में पहुंच गया, ठीक है? इट बिकम्स मोर सेक्युलर, अब ये और ज्यादा सेक्युलर हो गया। Thus, under the control of monarch, education began to preach the infallibility of
न्यू रिच मर्चेंट क्लास के लिए, ठीक है। अब यहां पे लेस फेरे की एक फिलॉसफी है, वो क्या है? restricting the function of a state to merely keeping law and order। स्टेट के फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना किस लिए? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। व्हाइल इन एक्चुअल प्रैक्टिस द लॉ ऑफ जंगल प्रिवेल्ड इन फॉर्म ऑफ फ्री कंपटीशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या चल रहा है? लॉ ऑफ जंगल चल रहा है, दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर किसी पर्सन का 5,000 रुपीज का चालान होता है, 5,000 रुपीज का चालान होता है, एक बंदे की इनकम है 10,000 रुपीज और एक बंदे की इनकम है 1 CR, मतलब 1 करोड़। पर्सन की इनकम है 10,000 पर मंथ और एक की इनकम है 1 करोड़ पर मंथ। 5,000 के चालान का ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? 1 CR वाले पे या 10,000 वाले पे? ऑब्वियसली। सो फटाफट बताइए किस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? त्रिदीप जी, मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया था वहीं से, डोंट वरी, मुझे भी पता चल गया था बफरिंग है। तो मेरे सामने चल रहा है ना आपका वीडियो, जो भी चल रहा है तो मेरे सामने चल रहा है, तो मैंने फिर वहीं से स्टार्ट कर दिया था आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। डोंट वरी, आसान पैसेज है। इम्पैक्ट किस पे ज्यादा पड़ेगा? 10,000 वाले, क्योंकि जिसका 1 CR है उसके लिए 5,000 कोई वैल्यू नहीं रखता खास। वैल्यू किसके लिए ज्यादा रखता है? जिसकी सैलरी 10,000 रुपीज। दैट इज तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यही तो थ्योरी है ना, कि मतलब जो लॉज हैं एक्चुअली सब पे इक्वली लागू हो रहे हैं। प्रैक्टिकली समझना, सब पे इक्वली लागू हो रहे हैं, लेकिन जब लोग इक्वल होंगे तभी तो इक्वली लॉ का फायदा मिलेगा। आर यू गेटिंग दैट? चलिए, तो अब यहां से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, पैसेज भी मैंने साथ में रख दिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी रहे चीजों को लेकर। पूरा मेंशन हो रहा है, पूरा पैसेज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है पूरा पैसेज, ठीक है। ड्यूरिंग क्रिश्चियन एरा इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रोल्ड बाय whom? द मोनार्क्स। बी ऑप्शन है द सेक्युलर लीडर्स ऑफ सोसाइटी। थर्ड ऑप्शन है द कॉमन पीपल। फोर्थ ऑप्शन है द चर्च एंड द प्रीस्ट्स। एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या जाएगा आंसर? स्पीड में पिक करो, क्या जाने वाला है आंसर? स्पीड में पिक करो, फटाफट पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। ई पार्ट आ रहा है, कुछ लोगों का डी पार्ट भी आंसर आ रहा है। किसको लॉक किया जाए? ओके, यहां से अगर आप देखें, ड्यूरिंग क्रिश्चियन एरा द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रोल्ड बाय whom? Monarchs? No. Secular leaders of society? No. Common people? No. Ecclesiastics means church and priests. This would be the correct answer. So जो भी डी पार्ट पे जा रहे हैं 100% करेक्ट हैं वो सारे एस्पिरेंट्स। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द रेनेसा एजुकेशन वाज कंट्रोल्ड बाय whom? The common people, the secular leaders of the society, the priests, the church and the priests, or none of these? क्या जाएगा आंसर? Just pick it out. Just pick it out.
ओके, सो अब देखिए, रेनेसा की बात कर ले हम लोग। ड्यूरिंग द रेनेसा, education passed from the clutches of priests into hands of prince. So, common people, no chance. Secular leaders of the society, no chance. Church and priest or none of these भी नहीं होगा. So, answer would be what? Third part. Third part would be the correct answer. You all have got it correct. Very good. What is the meaning of Renaissance? Renaissance का meaning होता है पुनर्जागरण. पुनर्जागरण समझ रहे हो ना, लाइक जैसे जब लाइक कुरीतियों के खिलाफ लोग खड़े हुए, और लाइक जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे डाउरी सिस्टम के खिलाफ लोग खड़े हुए, या फिर सती प्रथा, पहले इंडिया में थी ना सती प्रथा, कि किसी का हस्बैंड अगर एक्सपायर हो गया तो वाइफ को भी हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था, तो ये बुरी प्रथाएं थी। तो जो रेनेसा आया, राजा राम मोहन राय के बारे में जानते होगे, 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो उन्होंने क्या किया था, लाइक इन प्रथाओं को खत्म किया था, लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलके, ऑफिशियल्स के साथ मिलके। तो ये कुछ बुरी प्रथाएं थी। तो रेनेसा मतलब पुनर्जागरण। रेनेसा पीरियड ऐसा पीरियड होता है जब हम रिव्यू करते हैं अपने पर्टिकुलर सिस्टम को और उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो रेनेसा का मतलब एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ही है। समझ गए ना? सो लेस फेरे एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इन्होंने ये थ्योरी दी है। जैसे आपने नरेंद्र जी, आपने एक पर्टिकुलर थ्योरी दी है, तो नरेंद्र की थ्योरी वो हो गई। वैसे ही लेस फेरे एक पर्टिकुलर पर्सन है, उनकी थ्योरी है, क्या है? रेस्ट्रिक्टिंग द फंक्शन ऑफ स्टेट टू merely कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, while in actual practice the law of jungle prevailed in the form of free competition and survival of fittest. तो मतलब स्टेट के फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एक्चुअल प्रैक्टिस में लॉ ऑफ जंगल चल रहा है, ऐसा कुछ। लाइक पुराने टाइम में भी बड़े लोग गलतियां करते थे, बड़े मतलब बहुत जो अमीर लोग थे वो गलतियां करते थे, वो हाइड हो जाते थे। जो महान लोग माने जाते थे उस टाइम के, वो गलतियां करते थे तो हाइड हो जाते थे। कॉमन पीपल के लिए पनिशमेंट होता था। आज भी आपने एक वो देखा होगा ना, लाइक एक बच्चे ने, एक छोटा बच्चा 16-17 साल का, उसने ड्रिंक किया और उसके बाद लाइक एक महंगी कार थी, शायद पोर्शे थी, उसको ले जाके दो लोगों को टक्कर मारी। दोनों इंजीनियर थे, दोनों मर गए एक जगह पे। उसके बाद में जब वो कोर्ट गया तो उससे ऐसे लिखवाया गया कि भाई ऐसे लिख दो ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, और छोड़ दिया गया उसको ऐसे लिखवा। समझ रहा हूं ना? तो मतलब जो 2-3 करोड़ की कार चला रहा है अपने पिताजी की, तो सीधी सी बात है वो मिलेनियर बिलेनियर होगा पर्सन, लाइक दैट। तो यही है लेस फेरे की थ्योरी, जस्ट लाइक दैट। हालांकि उसके ऊपर फिर एक्शन हुआ, तो वही वही कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर जा रहा है। हाँ, हाँ बिल्कुल पौष्टिक थी। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो इसी को बता रहा है लेस फेरे जी भी, इसी को बता रहे हैं। रेस्ट्रिक्टिंग द फंक्शन ऑफ स्टेट टू merely कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, while in actual practice the law of jungle prevailed in form of free competition, survival of fittest। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? चलिए, सो नेक्स्ट वन। During the control, under the control of monarch, education began to preach। मोनार्क के कंट्रोल में एजुकेशन के अंदर क्या पढ़ाया जाने लगा, क्या सिखाया जाने लगा? जस्ट लाइक दैट। देखो और पिक करो, फटाफट पिक करो अपना आंसर। ओके, ओके। सो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लाइक it became more secular, thus under the control of monarch, education began to preach the infallibility of monarch, which meant that the king could do no wrong। So kings were gods, ऐसा डायरेक्टली पैसेज में नहीं दिया हुआ है,
दैट द किंग वॉज इनफॉलिबल, मीन्स हमारा ऑप्शन डी पार्ट चला जाएगा, डी पार्ट हमारा ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, तो सॉरी बी पार्ट हमारा ऑप्शन चला जाएगा। दैट द किंग लाइक कॉमन मैन कुड ऑल्सो डू रॉन्ग, रॉन्ग हो जाएगा हमारा आंसर। नन ऑफ दी अबव ऑल ए बी सी भी गलत ही हो जाएगा। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है बी वाला पार्ट, और जो भी बी वाला पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। सो आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिल्कुल मैडम, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन, विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो क्या हुआ उसके साथ में? विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ क्या हुआ? एजुकेशन was the sole privilege of baron class, was thrown open to new rich merchant class. Third option है was like free from the poor, free for the poor. D option है none of the above, और E option है both A and B। देखिए क्या जाएगा हमारा आंसर, स्पीड में पिक करो। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही पिक करना आंसर। एक बार आंसर पोस्ट कर दो काफी है, मैं देख रहा हूँ सबके आंसर। लाइक मैं सबका नाम नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर मैं सबके नाम बोलूंगा एक साथ में तो काफी टाइम लग जाएगा, उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। लेकिन सबके आंसर्स हैं मेरे सामने, बड़ी सी एलईडी है जिसपे मेरे पास सबके नाम हाईलाइट हो रहे हैं। वेरी गुड, वेल डन। कुछ लोग यहाँ पे ई पार्ट पे जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बी पार्ट पे जा रहे हैं। बी और ई में कंफ्यूजन है भाई, देखो ध्यान से समझना। ऑप्शन ई को पिक करने का मतलब बोथ ए एंड बी दोनों सही है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या कह रहा है? एजुकेशन वॉज सोल प्रिविलेज ऑफ द बैरन क्लास। सोल प्रिविलेज का मतलब समझ रहे हो? एकाधिकार। अब यहाँ पे विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, पैसेज देखो, विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एजुकेशन नो लॉन्गर रिमेन द प्रिविलेज ऑफ बैरन क्लास। मतलब अब एजुकेशन सिर्फ बैरन क्लास का ही प्रिविलेज नहीं रह गया, बट वॉज थ्रोन ओपन टू न्यू रिच मर्चेंट क्लास, बल्कि मर्चेंट क्लास के लिए भी ओपन हो गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है? एजुकेशन वॉज द सोल प्रिविलेज ऑफ बैरन क्लास, मतलब बैरन क्लास का ही एक अधिकार था एजुकेशन पे। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं होगा, कॉन्टेक्चुअली गलत है। तो अब इस बेस पे अगर हम देखें तो हम बी पे ही जा सकते हैं, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। सो स्ट्रक्चर क्या जाएगा? बी पार्ट, एजुकेशन वॉज थ्रोन ओपन टू न्यू रिच मर्चेंट क्लास, जस्ट लाइक दैट। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है हमारा, लाइक इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है क्वेश्चन का एक्चुअली पैसेजेस बड़े होते हैं आपने तो, और मैं चाहता था पैसेज के साथ ऑप्शन भी आपको मिल जाए। चलो, अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिलोसफी ऑफ लेस फेरे स्टैंड्स फॉर। क्या है फिलोसफी लेस फेरे की? ये देख लेते हैं। ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द स्टेट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। बी ऑप्शन है इंडिविजुअल फ्रीडम इन द इकोनॉमिक फील्ड। सी ऑप्शन है स्टेट कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। डी ऑप्शन है restricting the function of state to merely keeping law and order। ई ऑप्शन है none of these। क्या जाएगा आंसर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पैसेज में गिवन है, आसानी से आंसर कर सकते हो कभी। यस और नो? हो गया। सो आंसर वुड बी व्हाट? क्या जाने वाला है आंसर? डी पार्ट, एबीसीडी। क्या बात! restricting the function of state to merely keeping law and order।
restricting the function of a state to merely keeping law and order means ultimate हमारा आंसर जाने वाला है डी पार्ट. डी पार्ट would be the correct answer. अब यहाँ पे अगर हम देखें, आपको पैसेज में भी सीधे सीधे लग रहा है restricting the function of state to merely keeping law and order, while in actual practice the law of jungle prevailed in the form of free competition and the survival of fittest. ठीक है, D part would be the correct answer. Very good, well done everyone. Now अब जो पैसेज है थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये दो पार्ट्स में है आपका. ठीक है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम लोग इसे, जिससे हम पूरा पैसेज टैकल आउट कर पाए. और इसी के साथ इसको थोड़ा सा इधर की ओर बढ़ा देते हैं हम लोग, जिससे हमें पूरा ये पैसेज दिख गए. चलो अब ठीक है, अब थोड़ा ये अच्छा भी लग रहा है. पैसेज की बात कर लेते हैं. देखो, पैसेज न्यूज़पेपर से ही लिया गया है. आपका न्यूज़पेपर से जर्मनी के अंदर एक जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके ऊपर पैसेज है. जर्मनी में बर्थ रेट बहुत ज्यादा कम है. ठीक है, और जर्मनी के अंदर ऐसी सिचुएशन लाइक बनी हुई है काफी लंबे टाइम से कि चाइल्डलेस वुमेन्स की संख्या सबसे ज्यादा है. किसी भी कंट्री को अगर हम कंपेयर करें तो जर्मनी में चाइल्डलेस वुमेन्स की संख्या सबसे ज्यादा है. अब इसका बहुत सारे रीजन हैं इसके पीछे. ठीक है, कि चाइल्डलेस वुमेन्स वहां पे ज्यादा क्यों है. लाइक लोग करियर को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हैं, उसकी वजह से मैरिज का लेट हो जाना, एजुकेशन और लाइक एक जॉब में सेटल होते होते लाइक मैरिज लेट हो जाना, ये एक बड़ा रीजन है. और बाकी कई रीजंस है. तो वहां की गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है उस चीज के ऊपर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट. ये उस टाइम की आर्टिकल है जिस टाइम पे जर्मनी की चांसलर कौन थी, एंजेला मार्केल थी. और जो वॉन्डरलैंड है ये वहां की फैमिली मिनिस्टर है, उर्सुला वॉन्डरलैंड. ये क्या थी उस टाइम पे, जर्मनी की फैमिली मिनिस्टर थी उस टाइम का ये पर्टिकुलर आर्टिकल. ठीक है, समझ गए ना. पैसेज बेसिकली क्या कह रहा है कि चाइल्डलेस जो वुमेन है लाइक रिलेक्टेंट कपल्स को किस तरह से ब्रीड करने के लिए लाइक इनकरेज किया जाए, जस्ट लाइक दैट. अब यहाँ पे अगर हम देखें, Germany has been plunged into an anguished debate about how to encourage the reluctant couples to breed. After new figures showed Germany with the world's highest proportion of childless women. तो जर्मनी फंस चुका है एक एंग्विश डिबेट में कि वो अपने रिलेक्टेंट कपल्स को ब्रीड करने के लिए कैसे इनकरेज करें. लाइक जबकि जो न्यू फिगर है वो शो कर रहे हैं हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्डलेस वुमेन. चाइल्डलेस वुमेन्स की संख्या सबसे ज्यादा है जर्मनी में, ऐसा कुछ शो किया जा रहा है इसमें. 30% of German women have had no children, according to European Union statistics from 2005, with the figure rising from among female graduates to 40%. देखो, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जर्मन वुमेन जो है वो कितनी है, 30% जो चाइल्डलेस है, जिनके बच्चे नहीं है. और अगर मैं फीमेल ग्रेजुएट्स की बात करूं तो ये कितनी है, 40%. समझ रहा हूँ, फीमेल ग्रेजुएट्स कितनी है, 40%. मतलब जो वुमेन्स एजुकेटेड ज्यादा है उनके चाइल्डलेस होने के चांसेस भी उतने ज्यादा है. ऐसा कुछ दिख रहा है, ये फिगर शो कर रहा है यहाँ पे. फीमेल ग्रेजुएट 40% और एक्यूमुलेटेड अगर हम देखें पूरा जर्मन वुमेन को देखें तो वो 30% है. ठीक है, Germany's family minister Ursula von der Leyen said that unless the birth rate picked up, country would have to turn the light out. Like Ursula von der Leyen का ये कहना है कि जब तक बर्थ रेट नहीं बढ़ता है, we need to work on that. अब von der Leyen, a mother of 7 and Germany's chancellor Angela Merkel told Stern magazine that not only women but also deeply uncertain men were to blame for it. मतलब वॉन्डरलैंड का ये कहना है कि लाइक सिर्फ वुमेन ही नहीं, मेल भी इसके लिए जिम्मेदार हैं.
सर कैन यू मूव लिटिल, हाँ बिल्कुल मैं मूव कर जाता हूँ, स्क्रीन से हट ही जाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए पैसेज को साथ में, ठीक है। आपको समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही पैसेज को, देखते रहना, आप भी पढ़िए साथ में, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें, वंडरलैंड और जो जर्मनी की चांसलर है, उन्होंने एंजेला मार्केल, उन्होंने स्टर्न मैगजीन को बताया कि सिर्फ वुमेन ही नहीं, मेन भी, मतलब मेल भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दे आर अनश्योर अबाउट द रोल ऑफ फादरहुड, लाइक जो मेल मेंबर्स हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते फादरहुड की, इसलिए वो पीछे हटते हैं। और ये सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है वुमेन के चाइल्डलेस होने का, ठीक है। मतलब लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, मेल मेंबर्स जो है एक फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, जस्ट लाइक दैट। लास्ट मंथ Wonderland like tabled a series of radical proposals, including requiring men to take 2 months of work to look after a newborn child if they wish to qualify fully for state-funded child welfare support. The scheme would offer parents 67% of their previous incomes while staying at home. It would be limited to a year up to monthly maximum of 1800 euros. Working parents would also be able to offset 3000 euros a year of child care cost against tax, encouraging women to have more children. The proposals are based on a scheme in Scandinavia where birth rates are higher than those of जर्मनी। तो कुछ प्रपोजल्स वंडरलैंड लेके आई लास्ट मंथ। उसमें क्या था कि लाइक 2 मंथ्स का लाइक छुट्टी मिलेगा मेल मेंबर को भी, लाइक हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड को भी 2 मंथ्स का लीव मिलेगा, जिससे कि वो टेक केयर कर सके न्यूली बॉर्न चाइल्ड का और अपनी वाइफ का। और साथ ही साथ जो फीमेल है अगर वो जॉब में है तो 1 साल तक उसको भी उसकी प्रीवियस इनकम का 67% मिलेगा। मेल मेंबर को 2 मंथ का, और इट वुड बी लिमिटेड टू अ ईयर, मतलब फीमेल को 1 साल तक का 67% उनको पर्टिकुलर इनकम का मिलेगा। लाइक किसी की सैलरी अगर सपोज 1 लाख रुपीज है तो उसे 67,000 घर पे रह के मिलेगा, जैसे मैटर्निटी लीव वगैरह होती है उसी तरह से। तो मेल मेंबर को भी उसकी सैलरी का 67% एम्प्लॉयर को लाइक देना पड़ेगा, ऐसा कुछ कंडीशन है। और गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करेगी पर्टिकुलर लाइक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको। इसकी लिमिट भी है 1800 यूरोज तक, लाइक किसी की सैलरी 10 लाख रुपए है पर मंथ की, अब गवर्नमेंट 6,70,000 थोड़ा ना देगी, तो उसकी एक लिमिट भी है कि मैक्सिमम 1800 यूरोज होगा एक के लिए। और अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उनको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 3000 यूरोज, ठीक है। ये स्कीम लिया गया स्कैंडिनेविया से, जहां पे बर्थ रेट हायर है, कहां से, जर्मनी से, ठीक है, इसलिए वहां से ये प्रपोजल लिया गया। However, her proposals have met resistance. उनके प्रपोजल्स को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, ठीक है। उनके प्रपोजल को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, मीन्स विरोध का सामना करना पड़ा। सेवरल मेल पॉलिटिशियंस हैव in her own Christian Democrat Party have derived the idea to men abandoning work to change nappies. उन्हीं पार्टी के लोगों ने, लाइक पॉलिटिशियंस ने मजाक उड़ाया, डेराइड दिया इस आइडिया का मजाक उड़ाया, और कहा कि अब मेल मेंबर्स काम छोड़ के बच्चों की नैपीज चेंज करेंगे, ऐसा कुछ बोला इन लोगों ने। The Social Democrat junior partners in Germany's coalition government have also expressed unease because the themes of childcare and women rights traditionally belong to left. अब कहने का मतलब ये है कि सोशल डेमोक्रेट्स जो जूनियर पार्टनर्स है, मतलब दूसरी पार्टी है, उसने भी इस पे अपनी लाइक अनिच्छा ही जाहिर की, क्योंकि जो थीम्स हैं चाइल्ड केयर की, वुमेन राइट्स की, वो है नहीं एक्चुअल में। अब सोचो, जर्मनी डेवलप्ड कंट्री में आता है, उसके अंदर ऐसी स्थिति है, लोग क्या कह रहे हैं कि नैपीज चेंज करेंगे मेल मेंबर्स, हद है। मतलब फीमेल्स नैपीज चेंज कर सकती हैं, मेल नहीं कर सकते हैं। सोच के देखो जरा, ये यूरोपियन कंट्रीज का हाल है। और इंडिया में फिर हम कहते हैं, इंडिया में तो बहुत ही अजीब हाल है।
इंडिया में तो मैं आपको बताऊं, कुछ वर्किंग वुमेन होंगी तो जानती भी होंगी ये चीज, कि वर्किंग वुमेन दिन भर जॉब करती है, फिर खाना बनाती है बैठ के आके, सारा घर का काम करती है, ऑफिस का भी सारा काम कर रही है, लाइक लाइफ को चलाने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर इस सोच से हम लोग नहीं सोच सकते तो किसी की मैरिड लाइफ अच्छी कैसे चलेगी? प्रैक्टिकली सोचो, अगर इक्वलिटी नहीं होगी लाइफ के अंदर, तो लाइफ अच्छी कैसे होगी? दैट इज द पॉइंट। लेकिन नहीं, अगर नहीं होगी तो कंपल्सरी पेड फॉर फादर्स इज अ गुड आइडिया। अब ये प्रोफेसर हैं हमारे नॉर्बर्ट स्कैंडियर, अ सोशियोलॉजिस्ट एट यूनिवर्सिटी सैंड। अब ये जो प्रोफेसर हैं इन्होंने बोला कि भाई जो कंपल्सरी पेड लीव है वो एक अच्छा आइडिया है फादर्स के लिए जो है, इन्होंने इस चीज का सपोर्ट किया, ठीक है। जर्मनी नाउ हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्डलेस मेन इन द वर्ल्ड। जर्मनी, अब इन्होंने आगे अपनी बात बोली कि जर्मनी के अंदर हाईएस्ट नंबर है चाइल्डलेस वुमेन्स का वर्ल्ड में। दिस ट्रेंड हैज बीन गोइंग ऑन सिंस एटलीस्ट 90s, और ये 90s से चलता चला आ रहा है। What we also know is higher the level of education, the more likely a woman is to remain childless. एक चीज और हमारे सामने है कि जितना हायर लेवल है एजुकेशन का, उतने ही एक वुमेन के चाइल्डलेस होने की कंडीशन भी दिख रही है, तो इंक्लूडिंग इनएडिक्वेट चाइल्ड केयर प्रोविजंस की कमी है, अ स्कूल डे दैट एंड्स एट 1 PM, स्कूल का दिन जो 1 बजे खत्म होता है। देखो ये छोटी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब कर रहे हैं और बच्चा 1 बजे स्कूल से छूट रहा है, तो उसे कौन लेने जाएगा, कौन रिसीव करने जाएगा? एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। एक दो बार तो ठीक है, लेकिन आप डेली डेली ऑफिस से 1 घंटे के लिए गायब होंगे तो जॉब खतरे में आ जाएगा। तो ओल्ड फैशन एटीट्यूड अमंग एम्प्लॉयर्स, ये सारे कारण है। बाय द टाइम had been ready in their mid 30s, as he said. Like जब तक अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करती है वुमेन और उनको अच्छी जॉब मिलती है, वो अपनी मिड 30s में ऑलरेडी होती है। तो जब उसके बाद शादी करती है तो टाइम निकल चुका होता है, लाइक कंसीव करने का एंड सो ऑन। तो ये भी एक चाइल्डलेस होने का कारण हो सकता है, प्रोफेसर नॉर्बर्ट स्कैंडियर का ये कहना है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा आंसर क्या होगा? व्हाट इज जर्मनी मोस्ट वरीड अबाउट? स्पीड में पिक करो आंसर, टाइम अप हो चुका है हमारा। स्पीड में पिक करो आंसर, बाकी ये सारे पीडीएफ्स आपको सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। मिल जाएंगे नंबर और डिटेल सारी। so, आंसर क्या जाने वाला है हमारा? जर्मनी इज मोस्ट वरीड अबाउट, सीधा सीधा क्या है? हाउ टू इनकरेज देयर रिलेक्टेंट कपल्स टू ब्रीड। थर्ड ऑप्शन, देखो पैसेज में ही गिवन है ना, पैसेज में ही गिवन है ना, हाउ टू इनकरेज देयर रिलेक्टेंट कपल्स टू ब्रीड। और सीधे सीधे जब क्वेश्चन में मिल ही रहा है, मैं पैसेज में ही गिवन है ना, हाउ टू इनकरेज देयर रिलेक्टेंट कपल्स टू ब्रीड। और सीधे सीधे जब क्वेश्चन में मिल ही रहा है हमें थर्ड वाला ऑप्शन, तो यही आंसर होगा, यही आंसर होगा ना। चलिए नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ चाइल्डलेस वुमेन सिंस 2005 इज, चाइल्डलेस वुमेन का परसेंटेज क्या है?
हाँ ऑब्वियसली, सी वाला बिल्कुल बेस्ड है कॉन्टेक्चुअली। वुमेन कितनी थी हमारी 30% और फीमेल ग्रेजुएट्स कितनी थी 40%। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या जाएगा, बी वाला पार्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जर्मनी चांसलर, पर्सन्स टू बी ब्लेम फॉर फॉलिंग बर्थ रेट, व्हाट शुड बी द आंसर। अगर हम पैसेज के अकॉर्डिंग देखें तो सीधे सीधे हमारे सामने आंसर है मेल और फीमेल, मेन और वुमेन दोनों ही जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, जस्ट लाइक दैट। ओनली वुमेन नहीं होगा, उन्होंने बोला ना, नॉट ओनली वुमेन बट ऑल्सो डीपली अनसर्टेन मेन टू बी ब्लेम फॉर इट, जस्ट लाइक दैट। अब द मेन आर डिसइंटरेस्टेड इन ब्रीडिंग बिकॉज ऑफ, मेन डिसइंटरेस्टेड क्यों है ब्रीडिंग में, देखो और पिक करो अपना आंसर जल्दी से। मैन डिसइंटरेस्टेड है ब्रीडिंग में, रीजन। ऑब्वियसली ओके, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ देयर वाइफ्स, ऐसी कोई बात नहीं हो रही, देयर अनश्योर रोल ऑफ फादरहुड, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। डिस्करेजिंग एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी ऑफ रेयरिंग अप देम अप। आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कॉन्टेक्चुअली बी पार्ट जाने वाला है। नेक्स्ट, बर्थ रेट ऑफ जर्मनी कैन बी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज की जा सकती है बर्थ रेट जर्मनी की, देखो और पिक करो। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ए ऑप्शन, कंपल्सरी पेड लीव इज अलाउड टू हस्बैंड टू लुक आफ्टर देयर न्यूली बॉर्न बेबीज, सही। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आर गिवन टू प्रोस्पेक्टिव मदर्स, ये भी सही है। एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड इज चेंज टू suit द कन्वीनियंस ऑफ द एजुकेटेड वुमेन, ये भी सही है। और सारे किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, डी ऑप्शन में सब मिल रहे हैं। Adequate facilities to look after children, compulsory paid leave to husbands, and change in old-fashioned attitude of employers are taken care of. सारे किस में मिल रहे हैं, डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतने पॉइंट्स काफी हैं, कुछ और की पॉइंट्स आपको मिलेंगे इससे पीडीएफ में। कुछ और फर्दर क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए रख दिया, आपकी प्रैक्टिस के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस करी है एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम। कैसा रहा एक्सपीरियंस इंग्लिश की क्लासेस का, मजा आया, कुछ सोचने का तरीका बदला आप लोगों ने, यस और नो। सो टेलीग्राम से आप जुड़े हुए हैं, कोई भी डाउट हो तो मुझसे तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दीजिए और सभी फाइनली सिलेक्शन तक पहुंचिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड एज वेल एज एग्जाम्स एज वेल, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एग्जाम नहीं है जो हमारी सक्सेस को डिसाइड करेगा। अभी हमें लाइफ में बहुत आगे तक जाना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।